morning, students. So this is the first part of chapter 1, reproduction in organisms, and which I am taking only one part of this chapter because rest of the chapter including sexual reproduction in organism and the basic term we have already covered in chapter 2nd and 3rd. Still, if you have any doubt, you can tell me. I'll make one more video. Okay? तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की मैक्सिमम 2 वीडियोस आपको दूंगी. So we have not discussed the asexual reproduction yet. In this video, we'll take the asexual reproduction and the sexual reproduction. We have already taken all the basic terms in chapter 2nd and 3rd. So you have to revise them again and read out your chapter number 1. Okay? So let me start. So बच्चे यहाँ पर सबसे पहली चीज है लाइफ स्पैन क्या होता है. सो लाइफ स्पैन इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. एंड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन मीन्स बर्थ से लेकर डेथ तक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट चेंजेस आते हैं एंड दोज चेंजेस आर नेम सम ऑफ द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल. लाइक सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, बर्थ होता है. देन दिस बर्थ स्टेज इज फॉलोड बाय जुवेनाइल. जुवेनाइल आपका क्या स्टेज है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है. what do you understand by the term juvenile stage? So juvenile बच्चा जहां पर इन्फेंसी यानी कि चाइल्डहुड जो है वो एंड होता है and here the onset of adulthood occur. और adulthood क्या होता है, onset होता है. बट इन द स्टेज ऑफ जुवेनाइल ऑर्गेनिज्म ग्रो तो कर रहा है बट वो फुल्ली मेच्योर नहीं है. एंड यहाँ पर वो क्या होगा, सेक्सुअली इफ वी टॉक अबाउट देम, सेक्सुअली वो क्या होंगे, इमेच्योर होंगे. ग्रो कर रहे हैं बट दे आर नॉट ग्रोन फुली एंड सेक्सुअली दे आर व्हाट, दे आर इमेच्योर. सो दैट स्टेज इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज. After juvenile followed the reproductive stage. Reproductive stage means they are capable to produce the gametes. Then reproductive stage is followed by aging, and to that aging we are also use one more term, senescence. तो aging या senescence का मतलब क्या होता है, during this stage the cells become metabolically less active. एजिंग सेनेसेंस में जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव हो जाते हैं. मींस उनमें रिएक्शंस उतनी ज्यादा नहीं होती है, मिनिमम लेवल पर होती है. सो यहाँ पर वो स्टेज जब सेल्स मेटाबॉलिकली यानी सेल्स के अंदर रिएक्शंस जो हैं वो मिनिमम लेवल पर होने लगे, देन दैट स्टेज इज योर एजिंग और सेनेसेंस विच इज अल्टीमेटली फॉलोड बाय द डेथ. Okay, so this is the complete life span of an organism. An organism during its lifespan follow all these stages. Okay, now say if we have to see the lifespan of certain organism like African forest elephant का जो lifespan होता है, हम कभी भी exact नहीं लेते, जो lifespan को एक average में लेते हैं. So it is 60 to 70 years. May fly का lifespan shortest है, they are maximum life for 1 day, कि वो एक दिन के लिए आपका survive कर सकती है. Dog जो है they are for 10 to 13 years. Parrots 140 years. Like the shortest जो है वो है मे फ्लाई का. इसी तरह longest जो लाइफ स्पैन है that is of tortoise, and in tortoise it is around 300 to 400 years. Okay, so इनका largest है. Now in the life cycle of organism they also reproduce, and reproduction here is of 2 types. सब कुछ बेसिक है sexual reproduction में जो आपने 10th level पर already study किया हुआ है. So the reproduction is of 2 type. Here the first one is sexual reproduction and the second is asexual reproduction. What is the difference between two? Let me take the first one.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने सारा पढ़ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ह्यूमंस में पढ़ा, प्लांट्स में पढ़ा, तो उसी के सारे बेसिक पॉइंट है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, गैमेट्स बनते हैं लाइक इन ह्यूमन, मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज एग। सेम प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट इज पॉलन एंड फीमेल गैमेट इज एग। सो गैमेट आर फॉर्म, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा, जायगोट, और जायगोट ही किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। तो बच्चा जब ये गैमेट बनेगा, गैमेट कैसे बनता है, यहाँ पर पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, दिस पॉइंट यहाँ ले आना, पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, जिससे आपके क्या बनते हैं, गैमेट। अब यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स हुए हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, वेरिएशंस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस डेवलप होने की वजह से वी आर नॉट द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ parent and we are different from our parents, means every individual have their own character too. Some characters they get from the parents and few characters are of their own, so we are not the clone or identical copy, we have certain variation. Okay, so this is all about sexual reproduction. Next is your asexual reproduction. It is just reverse of this. Here the single parent is involved, no gamete is formed, directly एक ही पेरेंट से क्या होता है, उसका पार्ट कोई ब्रेक हो, जैसे आपने बडिंग पढ़ा है, फ्यूजन पढ़ा है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, तो कहीं पर भी हम गैमेट की बात नहीं करते हैं। एज गैमेट आर नॉट फॉर्मिंग, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, माइटोटिक सेल डिवीजन, Here as a single parent is involved, तो इस सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म जब बनेगा, मान लो ये सिंगल पेरेंट N है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म भी आपको क्या चाहिए, N चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा जब क्रोमोसोम नंबर आपको सेम रखना है तो डिवीजन कैसा होना चाहिए, माइटोटिक सेल डिवीजन। सो हियर जनरली व्हाट, माइटोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस एज यार नो वेरिएशंस आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट के करेक्टर की मिक्सिंग ही नहीं हो रही है, सिंगल पेरेंट के ही करेक्टर आगे जा रहे हैं, तो यहाँ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एंड द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल क्लोन और ब्लू प्रिंट ऑफ देयर पेरेंट, कि वो अपने पेरेंट के क्या होंगे, ब्लू प्रिंट होंगे, उनके आइडेंटिकल और क्लोन कॉपीज होंगे। राइट, नाउ sexual we have already done in 2nd and 3rd chapter. We'll take asexual reproduction today. So the asexual reproduction held by many types, and in that the first one is fission. Fission का बच्चा मतलब होता है breakdown, टूटना। तो fission is what, it is splitting of parent cell, and after splitting if the parent cell split into 2 new offspring, then that fission is called binary, and if it split in multiple or many number of offspring, then that is called multiple fission. So what is binary? Here the parent cell divide into 2 daughter cell, and this binary fission generally take place during the favorable conditions. Favorable conditions हमने आपका पहले भी बात की है in 11th standard also. Favorable conditions are those environmental condition which favors the survival of organism, कि ऐसा टाइम पीरियड नेचर में कि जिस टाइम पर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है और अपनी प्रोजेनी डेवलप कर सकता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, फेवरेबल, कि यानी कि नेचर एनवायरमेंट की सारी कंडीशन उसके सर्वाइवल को क्या कर रही हो, फेवर कर रही हो। देन हियर नो सिस्ट इज फॉर्म, एंड व्हाट इज दिस सिस्ट? सिस्ट इज एक्चुअली द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब जब फेवरेबल कंडीशन में ही बन रहा है कि एनवायरमेंट इसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा, तो उसे इस सिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तो सिस्ट इज व्हाट? सिस्ट इज एक्चुअली thick protective covering,
ओके, सो यहाँ सिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एंड जब सिस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल डायरेक्ट टू में स्प्लिट करेगा। यहाँ पर कोई रेसिड्यू ऑविक एंड रिमेन्स जो है पेरेंट के नहीं रहते, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल, उन्हें माना जाता है कि वो कभी डेड हुए ही नहीं। वाई बच्चा, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज योर एग्जाम्पल, दिस इज द अमीबा एंड इट इज द पेरेंटल बॉडी, ये पेरेंट है। जब यहाँ फ्यूजन हुआ तो कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, आपको पता है बेसिक, कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है तो उसके अंदर दो इवेंट होंगे। कौन कौन से? यहाँ पर फर्स्ट इवेंट होगा कैरियोकाइनेसिस, अमीबा का डिवीजन भी आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होता है, स्ट्रेच होता है, और दो इस तरह से स्ट्रेच होता है, और अल्टीमेटली दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। फाइन, सो यहाँ दो न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, एंड कैरियोकाइनेसिस इज देन फॉलोड बाय व्हाट? साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और पेरेंट से ही यहाँ पर क्या बन गए? यहाँ पर बन गए आपके डॉटर सेल्स। तो अब ये बताओ, क्या यहाँ पर पेरेंट का कोई डेड रिमेन रहा, डेड बॉडी रही? नहीं, ये पेरेंट पूरी तरह से टूटकर न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर इसकी डेथ तो हुई ही नहीं। सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट द ऑर्गेनिज्म हेयर इज इमॉर्टल, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन के बाद पेरेंटल रेसिड्यू जो बचा हुआ अवशेष जो हम कहें, वो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई डेड पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? इमॉर्टल, यानी हमेशा क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। ओके, कभी भी इनकी डेथ नहीं हो रही है। देन what is multiple fission? Here the organism divide into more than 2 young ones. तो यहाँ पर दो से ज्यादा young ones में आपका क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। This happens during the unfavorable. Multiple fission generally take place during the unfavorable condition. यानी कि जब environment की condition ऐसी हो कि ऑर्गेनिज्म उस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म 20 डिग्री पर रहता है, लेकिन बाहर के एनवायरमेंट कंडीशन क्या है? 50 डिग्री है, तो वो रिप्रोड्यूस कर एक ऐसी स्टेज में चला जाएगा जहां पर आपका वो रेस्टिंग फेज में रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी वो एनवायरमेंट को फेस करेगा। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह का फ्यूजन होता है। यहाँ पर डेवलप होता है सिस्ट, यानी कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑर्गेनिज्म अपने अराउंड बना लेगा एनवायरमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर रेसिड्यू जो है मींस जब यंग वंस आपके रिलीज होंगे तो पेरेंटल डेड रिमेन्स कुछ अमाउंट में यहाँ पर रहते हैं, और वो डेड रिमेन्स सिस्ट वॉल के होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल हेयर इज प्लाज्मोडियम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। नाउ एज्यूम कि इसके एनवायरमेंट कंडीशन क्या हो गई? एडवर्स हो गई, और ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, तो ये क्या करता है? अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेता है। दैट थिक वॉल इज कॉल्ड सिस्ट, और अंदर ही अंदर ये क्या करता रहेगा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मीन्स अंदर ही अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और न्यूक्लियस के बाद हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या बन गई? सेल मेम्ब्रेन बन गई, सेल वॉल बन गई। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, एंड इस सिस्ट के इनसाइड बहुत सारे यंग वंस डेवलप हो गए हैं। जब भी, तो ये बना कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी सो ये सिस्ट जो है ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर यंग वंस जो है वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में, एंड यहाँ पर जो सिस्ट वॉल है उसका रिमेन रह जाता है। तो यहाँ रिमेन्स जो है सिस्ट के वो क्या परसिस्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूजन। Now the second type of asexual reproduction is budding. That also you have learned in your 10th class. Budding is what? It is development of small outgrowth in parental body. पेरेंटल बॉडी के अंदर अगर कोई उसकी बॉडी के ऊपर स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है तो उसी स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये पेरेंटल बॉडी से आपका अटैच रहता है और उससे नरिशमेंट गेन करता है। तो ये पेरेंट बॉडी से क्या करेगा? नरिशमेंट लेता रहेगा, एंड आफ्टर अटेनिंग अ स्पेसिफिक साइज, आफ्टर हैविंग अ स्पेसिफिक size
एक स्पेसिफिक साइज अटेन करने के बाद ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तब होगा जब ये सेल्फ केपेबल है कि ये अपना नरिशमेंट फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। ओके, अब यहाँ बच्चा बडिंग जो है वो एक्सोजिनस भी हो सकती है और एंडोजिनस भी हो सकती है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एक्सो हमेशा क्या होता है, आउटसाइड, और एंडो हमेशा क्या होता है, एंडो का मतलब होता है कहीं पर भी इनसाइड। सो अगर बडिंग आउटसाइड बॉडी के बाहर हो रही है देन दैट इज कॉल्ड एक्सोजिनस बडिंग। अगर बडिंग बॉडी के इनसाइड हो रही है देन दैट इज कॉल्ड एंडोजिनस बडिंग। फॉर एग्जाम्पल सी, इफ द बड इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल ईस्ट इन हाइड्रा, ये मैंने ईस्ट ड्रॉ किया है, बॉडी सरफेस के ऊपर आपका बड डेवलप हो रहा है। बच्चा ये ध्यान रखना, बर्ड के ऊपर न्यू बर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि यहाँ चेन ऑफ बर्ड हो सकती है, बट स्पेसिफिक मैनर में। हमेशा जो ओल्ड बर्ड होगा वो नीचे होगा, साइज में बड़ा होगा, और उस पर छोटे बर्ड्स अराइज होते हैं। एंड ये बर्ड्स आपके छोटे तभी अराइज होते हैं जब ये मैच्योर हो चुका हो। ठीक है, तो यहाँ बर्ड के ऊपर जो है फर्दर बडिंग हो सकती है जब बर्ड एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर मैच्योर हो चुका हो। एंड दिस इज आई हैव शोन द हाइड्रा। तो हाइड्रा पर मैंने ये एक बर्ड ड्रॉ किया है, बट दिस इज इमेच्योर, अभी छोटा है। जब ये एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर लेगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर सकता है। अब अच्छा, यहाँ पर ये जो बर्ड फॉर्म हो पा रहे हैं, ये क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर जगह जगह कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। एंड दैट स्पेशलाइज्ड सेल हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो वही स्पेशलाइज्ड सेल को हम कहते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट आपके वो सेल होते हैं जो कि आपका अनडिफरेंशिएटेड, यानी किसी तरह से कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करे। डिफरेंशिएटेड हम कहते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल है, ये डिवाइड करते रहते हैं, और इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट। तो ये बॉडी में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जहां पर भी टोटीपोटेंट सेल होंगे वहां पर वो रेपिटेड डिवाइड करते रहेंगे, और उस डिवीजन की वजह से ही क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा और इस तरह का बड या आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द एंडोजिनस, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला के अंदर, स्पॉन्जिला इज अ मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा which is generally known as sponges, and in this porifera we have endogenous budding and this endogenous birds are called gemmules। तो ये जो आपके birds दिख रहे हैं जो बॉडी के अंदर डेवलप हुए, these birds are called gemmules। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है that gemmules are asexual bird in which organism, या फिर स्पॉन्जिला शो asexual reproduction by means of, किसके थ्रू, तो गेम्यूल्स। अगेन दिस इज आस्क्ड इन योर 1 मार्क में पूछ लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation is what बचा? Here each fragment is capable to develop into complete organism। कि अगर कोई organism है उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है, विद एज फ्रेगमेंट में आपका ब्रेक हुई, तो यहाँ पर हर फ्रेगमेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। अब फ्रेगमेंटेशन के साथ ही एक आपका टर्म होता है रीजनरेशन, एंड दे आर सो डिबेटेबल, थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों ही हायर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हायर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी जिनका होता है, वो आपका ये शो करेंगे फ्रेगमेंटेशन, जैसे आपका स्पायरोगायरा है। एंड अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका शो करेंगे क्या,
रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन में बच्चा क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्ट जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले। मतलब आपका ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट लॉस हुआ और वो लॉस पार्ट रीजनरेट होता है, बट ऐसा असेंशियल नहीं है कि जो लॉस पार्ट है वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो। तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनरेशन जो है आपके फ्रेगमेंटेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होते, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है। पूरी बॉडी के सेल्स रीजनरेटिंग फिनोमिना शो नहीं कर सकते। तो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के हर सेल रीजनरेट नहीं हो सकते। हमारी बॉडी में सिर्फ लंग रीजनरेट हो सकता है। सो आपका यहाँ पर लीवर आपका रीजनरेट हो सकता है। सो यहाँ पर आपका बच्चा ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर असेंशियल नहीं होता है कि लॉस पार्ट भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो, लेकिन हाँ ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट लॉस हुआ है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रीजनरेट हो जाएगा। जैसे लिजर्ड की अगर टेल कट गई तो लिजर्ड के ऊपर नई टेल डेवलप हो जाती, बट वो जो कटी हुई टेल है ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे नई लिजर्ड आपकी डेवलप हो। लाइकवाइज इन ऑक्टोपस, इफ द आर्म ऑफ ऑक्टोपस गेट इंजर्ड और ब्रेक डाउन तो वो आर्म कंप्लीट दोबारा से फॉर्म होती है, लेकिन जो टूटी हुई आर्म है उससे ये असेंशियल नहीं है कि ऑक्टोपस डेवलप हो जाए। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म डेवलप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे प्लेनेरिया को कई जगह पर मतलब बुक्स में आपका रीजनरेशन में रख लिया जाता है, बट प्लेनेरिया सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंटेशन में आना चाहिए। तो प्लेनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बट कई जगह पर उसे रीजनरेशन में रखते हैं, इसलिए बोथ दीज टर्म्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। ओके, now coming to the next is your spore formation. Spore, they are generally means of asexual reproduction in bacteria and fungus. इन दोनों में मिलता है और अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया में जब 11th में आपको पढ़ाया गया था तो बच्चे मैंने बहुत सारे स्पोर्स को आपके साथ शेयर किया था, लाइक हिप्नोस्पोर्स आर देयर, एप्लेनोस्पोर्स आर देयर, कोनिडिया आर देयर, जूस्पोर्स आर देयर, है ना। देन आपका इस तरह के हमने बहुत सारे स्पोर्स जो हैं डिस्कस किए थे बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया और फंगस जो है वो आपका स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग 2 स्पोर्स हेयर विच इज आस्क्ड इन योर एनसीईआरटी। ओके, आपकी एनसीईआरटी में है दोनों नाम, इसलिए इन्हें डिटेल में कर रही हूँ। सो द फर्स्ट स्पोर इज कोनिडिया एंड दिस कोनिडिया इज फॉर्म्ड एक्सोजिनस ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक्सो मतलब बाहर की तरफ होंगे। तो ये कोनिडिया जो स्पोर्स है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड बनते हैं, थिक वॉल होते हैं, नॉन मोटाइल यानी ये मूव नहीं कर सकते और चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये कोनिडिया आपको दिखते कहाँ हैं? ये आपकी फंगस है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलियम, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन योर 11th क्लास। उस फंगस में आपको मिलते हैं एंड हियर आई हैव शोन यू द डायग्राम ऑफ दिस पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम के बच्चा आपके ये जो हुआ है कोनिडिया है, एंड यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। जो कोनिडिया बनेंगे वो बनते हैं एक स्टॉक पर, जिसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। फोर कहीं पर भी है, फोर का मतलब होता है स्टॉक। सो द स्टॉक बियरिंग कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर जो स्टॉक होती है डिवाइड होती है और डिवाइड होकर छोटे छोटे आपके ब्रांचेस डेवलप करती है। ये ब्रांचेस आपके कहलाते हैं मेट्यूला, और इन्हीं मेट्यूला पे क्लब शेप का सेल बनता है विच इज कॉल्ड स्ट्रिग्मा। इस स्ट्रिग्मा के ऊपर एक्सोजिनस, देखो ये पूरा आपका फंगस है, फंगस में हाइफी तो होते हैं है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हाइफी है। अब ये जो फंगस है बच्चा, इस फंगस के आउटसाइड बॉडी सरफेस पर ये स्पोर बन रहे हैं। सो स्टेरिग्मा के ऊपर आपके ये स्पोर्स बनते हैं। दे आर थिक वॉल, थिक वॉल है, देखो दिख रहे हैं आपको,
चेन्स में प्रेजेंट है, ये भी दिख रहे हैं। चेन्स में भी अरेंजमेंट बच्चा सेम ईस्ट की तरह होता है। जो ओल्ड होंगे वो बेस पर होंगे और यंग जो है वो चेन में आपका अपसाइड पर मिलेंगे। एंड नॉन मोटाइल, क्योंकि इन पर कोई फ्लैजिला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। आपका एयर करंट के थ्रू, वाटर के थ्रू आपका ये मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ओके, देन द सेकेंड स्पोर हियर इज ज़ूस्पोर। इट इज एंडोजिनस। एंडोजिनस यानी कि हाइफी जो होगा उसमें टर्मिनल सेल जो है वो इस तरह से स्वेलअप होता है और स्वेलअप होकर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हाइफी के अंदर बन रहे, बाहर नहीं बन रहे। तो यहाँ ज़ूस्पोर कैसे बन रहे? एंडोजिनस इन ज़ूस्पोरेंजिया। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज़ूस्पोरेंजिया। एंड वन ऐसे रहे बचा, ज़ूस्पोरेंजिया आपका इस तरह का एक सेल था। इसमें क्या हुआ, पहले मल्टीपल टाइम न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर उस न्यूक्लियस के अराउंड आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और वो छोटे छोटे स्पोर्स में डेवलप हो गया। तो यहाँ पर ज़ूस्पोरेंजियम या ज़ूस्पोरेंजिया इज द पाउच बियरिंग ज़ूस्पोर। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम आपका क्या होगा, दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपकी क्या है, ज़ूस्पोर। इफ वी एनलार्ज दिस ज़ूस्पोर, हाउ इट लुक्स, दे आर मोटाइल बिकॉज दे हैव फ्लैजिला। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बाई फ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला होते हैं। दे डेवलप और दे फॉर्म्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये हैप्लॉइड मैंने यहीं क्यों मेंशन किया, आप कोनिडिया में भी मेंशन कर सकते हो, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। एंड आई हैव मेंशन दिस बिकॉज कई जगह पर आपका ज़ूस्पोर को किससे कंपेयर किया जाता है, ज़ाइगोस्पोर से। तो दे इन सम books the question is asked that what is the difference between ज़ूस्पोर and ज़ाइगोस्पोर। सो बच्चा यहाँ पर ज़ूस्पोर और ज़ाइगोस्पोर दो अलग चीज है। ज़ूस्पोर इज अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है। जबकि ज़ाइगोस्पोर इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी गैमेट फॉर्मेशन के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं ज़ाइगोट। बट लोअर ऑर्गेनिज्म में ज़ाइगोट तब तक टर्म डेवलप नहीं हुई थी, तो वहां पर आपको टर्म दिखता है ज़ाइगोस्पोर या फिर आपको वहां टर्म दिखेगा oospore। ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं और दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। तो कई जगह पर आपको फंगस में ज़ाइगोस्पोर दिखता है, कई जगह पर oospore दिखता है। तो दोनों ही आपके क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। दे आर थिक वॉल, ये थिक वॉल होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस पे बनते हैं। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये थिक वॉल ब्रेक होते हैं और ये ज़ाइगोस्पोर डेवलप होकर और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाएंगे। जैसे डिप्लॉयड फंगस हुआ कोई अगर है, या फिर आपका डिप्लॉयड, हम ब्रायोफाइट्स में बात कर सकते हैं, वहां पर भी हम ज़ाइगोट टर्म नहीं यूज करते थे पहले। तो यहाँ पर डिप्लॉयड बनते हैं। ये हैप्लॉयड है बट दिस ज़ाइगोस्पोर क्योंकि गैमेट फ्यूजन से बना है ना, N और N, तो यहाँ पर 2N बनेगा। अब ये डिप्लॉयड बनता है। अब अगर ये कोई फंगस है तो यहाँ ज़ाइगोटिक मियोसिस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं डिप्लॉयड ही बने, ये डिप्लॉयड भी बना सकता है, आगे हैप्लॉयड भी बना सकता है। तो ज़ाइगोट में अगर मियोसिस हो जाएगा, मान लो ये फंगस में बना है ज़ाइगोस्पोर, तो ये ज़ाइगोटिक मियोसिस में भी जाती है कई फंगस। हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में इन योर सेकेंड और थर्ड प्लांट किंगडम में हम डिस्कस कर चुके हैं ज़ाइगोटिक मियोसिस को। तो दे अंडरगो ज़ाइगोटिक मियोसिस, और अगर ये फंगस है तो दोबारा हैप्लॉयड बन सकता है। अब ये हैप्लॉयड का आपको कोई डिटरमाइन नहीं होता, मेल भी हो सकते, 50% मेल होते हैं चांसेस और 50% होता है फीमेल हाइफी बने। क्योंकि यहाँ पर जो हाइफी होती हैं वो भी आपका मेल और फीमेल हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बच्चा। हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि अगर दो हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रही है तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन की है, दूसरी नेगेटिव स्ट्रेन के, यानी कि एक को हम मेल कंसीडर कर लेते हैं, एक को फीमेल। बट हाइफी के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता जिससे आप डिस्टिंग्विश करके कह सको कि ये मेल फंगस है या ये फीमेल फंगस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर asexual reproduction in lower organism। बनाया मैंने प्लांट्स के लिए भी थे नोट्स। I think that I'll discuss this also, but
some of you start crying. लंबी हो गई है video and all. So this is all for today, बच्चा. In next class we'll talk about asexual reproduction in plants. Okay, and still I'm giving you time. If you have any point in sexual reproduction which by chance skipped in our lecture and you want that I should discuss that in video, so you can tell me within 1 or 2 days, क्योंकि चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. ओके, सो अभी भी चैप्टर 1 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है प्लीज उसे रीड आउट कर लीजिए. अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो वर्ड्स पूछ सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन चैप्टर 1. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द होल कंटेंट अगेन. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.